हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो मैंने पिकअप किए हैं बेटा, वो उसके लिए मैंने बुक ली है डॉक्टर अली ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बुक। ठीक है ना। इस बुक के अंदर क्या है ना कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो बेटा, 103 से हमने क्वेश्चन शुरू किए हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आप चाहो तो उन वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं। एक और बात बेटा, अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, ठीक है ना, तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। अब शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। ठीक है ना। एक और चीज, अगर तुम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो मेरे साथ, तो बेटा तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार तुमने एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर को पढ़ लिया और उसके बाद में तुमने ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, मतलब कि तुम्हारा चैप्टर अब अच्छे से प्रिपेयर हो गया। ठीक है ना। अब इस चैप्टर से कोई सिंगल क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं होगा जो तुम नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103 से हम शुरू कर रहे हैं। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन। मतलब कि जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर चुका है। ठीक है ना। इस टाइप के सीड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस टाइप के सीड्स को हम एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। ठीक है ना। इनके एग्जांपल्स हैं पी, ग्राउंडनट और बीन्स। ठीक है ना। पी, ग्राउंडनट और बीन्स, ये तीनों के तीनों क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, यानी कि इनके पास में बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है, सीड्स में कोई एंडोस्पर्म नहीं होता। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो बेटा ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? ये एंडोस्पर्मिक सीड्स के हैं। एंडोस्पर्मिक नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। ठीक है ना। 104 एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है ना। यानी कि आप इनके पास में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया है, उसके बावजूद उसके बाद भी इन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ठीक है ना। इस टाइप के सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे कोकोनट, कैस्टर और सनफ्लावर। देखो यहाँ पर बीन और पी दे दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है कि ये कैसे होते हैं, ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ग्राउंडनट और पी भी क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया? कोकोनट, कैस्टर और सनफ्लावर। ठीक है ना बेटा, ये एग्जांपल्स तो हमें याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 05, इसमें क्या पूछा है? 105 क्वेश्चन में यहाँ पे डायग्राम दिया, डायग्राम गिवन बिलो शो स्टेजेस इन एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस इन अ टिपिकल डाइकोट, डाइकोट प्लांट में दिया हुआ है कैप्सुला। कैप्सुला कुछ नहीं है बेटा, ये एक मस्टर्ड फैमिली का एक प्लांट है। ठीक है ना। ब्रेसिकेसी फैमिली का एक प्लांट है कैप्सुला। ठीक है। आइडेंटिफाई करना है इसमें हमें ए टू डी रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे ये जाइगोट दिया हुआ है, जाइगोट के बाद में प्रो एम्ब्रियो बनता है, प्रो एम्ब्रियो के बाद में ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है और फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है ना। ये हम पढ़ते हैं ना एम्ब्रियोजेनेसिस में। अब इसमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ए हार्ट शेप एम्ब्रियो है, ये ए क्या है? यहाँ पर ए है सस्पेंशन। ठीक है ना। ए क्या है बेटा? सस्पेंशन। डी, डी देखो, डी क्या है? कोटिलिडंस। डी क्या है? कोटिलिडंस। सी यहाँ पर प्लूम्यूल है। ठीक है। और बी रेडिकल है। ठीक है। अब मैच करते हैं। देखो डी कोटिलिडंस, यानी कि कोटिलिडंस तो इन्होंने सब में दिया हुआ है। डी क्या है? कोटिलिडंस सब में दिए हैं। ठीक है ना। उसके बाद में सी, सी है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल भी दो में दिया हुआ है। ठीक है, प्लूम्यूल। उसके बाद में बी, बी क्या है? रेडिकल, रेडिकल भी दोनों में दिया हुआ है। और ए, ए है सस्पेंशन। ठीक है ना। सस्पेंशन सेल्स हैं ये। उसके बाद में यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो एक एक मैच्योर एम्ब्रियो का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना। अभी आप ऊपर हमने पढ़ा है ए, ए यहाँ पे ए क्या है बेटा? ए रेडिकल, सॉरी ए प्लूम्यूल है। ठीक है ना। ए क्या है? एक सेकंड, देखो ए, ए प्लूम्यूल है। ठीक है। सी कोटिलिडन है और बी, बी रेडिकल है, बी रेडिकल है। और यहाँ पे रूट कैप है, उसके यहाँ पे हाइपोकोटिल है। ठीक है ना। गो थ्रू द गिवन डायग्राम ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द थ्री पार्ट्स लेबल एज ए बी सी विद देयर रेस्पेक्टिव फंक्शंस। ओके, यहाँ पे इसमें से रेस्पेक्टिव फंक्शंस के साथ में भी हमें करेक्टली मैच करना है, करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। तो ए पे चलते हैं। सबसे पहले ए प्लूम्यूल है, और प्लूम्यूल से क्या होता है? शूट सिस्टम फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। प्लूम्यूल से शूट सिस्टम फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन में भी दे रखा है प्लूम्यूल शूट सिस्टम फॉर्मेशन, सेकंड ऑप्शन में भी दे रखा है। उसके बाद में बी, बी है रेडिकल, रेडिकल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, दोनों में दे रखा है, ए और बी दोनों में दे रखा है। उसके बाद में सी, सी है कोटिलिडन। कोटिलिडन देखो बी ऑप्शन में, कोटिलिडन क्या काम करते हैं? फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो विच ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस इन जाइगोट। ठीक है ना। अब तक तो तुम्हें याद हो गया होगा, इससे पहले भी ऊपर डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले जाइगोट। ठीक है ना। जाइगोट के बाद में प्रो एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद में प्रो एम्ब्रियो। ठीक है ना। जाइगोट, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर स्टेज आती है, फिर हार्ट शेप स्टेज आती है, उसके बाद में मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है ना। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो फर्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है ना। नो एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म प्रेजेंट, कोटिलिडन थिन, कोटिलिडन थिक, फूड इज स्टोर्ड इन कोटिलिडन्स, फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्ट आउट करेक्ट पॉइंट्स फ्रॉम
फर्स्ट टू सिक्स फॉर ए यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं और दूसरे यहाँ पे एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं, ठीक है ना। अब देखो ये कुछ पॉइंट्स ऊपर जो दिए हुए हैं, ऊपर वाले ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो ये पॉइंट्स दिए हैं बेटा, ठीक है ना, इन पॉइंट्स में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एल्ब्यूमिनस सीड्स के पॉइंट्स हैं और कौन से नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स की, ठीक है ना। एल्ब्यूमिनस सीड्स मतलब कि यहाँ पर इनके पास में एंडोस्पर्म बचा हुआ है, ठीक है ना, एंडोस्पर्म बचा हुआ है। तो एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से होंगे, फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, यानी कि लास्ट तक एंडोस्पर्म फूड कैसे स्टोर है, एंडोस्पर्म की फॉर्म में फूड स्टोर है इनके पास में, एल्ब्यूमिनस है, ठीक है ना। उसके बाद में कोटिलिडन्स जिनके पास इनके कोटिलिडन्स थिन होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास एंडोस्पर्म की फॉर्म में इनके पास फूड स्टोर है, इनके कोटिलिडन थिन होते हैं, यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यानी कि सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट और सिक्स पॉइंट, ये तीन पॉइंट हमारे किसके हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स के हैं, ठीक है ना। सेकंड थर्ड और सिक्स, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है ना। सेकंड थर्ड और सिक्स यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद में बी एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक, जिनके पास में एंडोस्पर्म नहीं है, सबसे पहले तो उनके पास में एंडोस्पर्म नहीं है एक्स एल्ब्यूमिनस के पास में। दूसरा, जब इनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता तो इनका सारा जो स्टोर फूड होता है वो कोटिलिडन्स में होता है, तो कोटिलिडन्स कैसे होते हैं, थिक होते हैं कोटिलिडन्स, और फूड इज स्टोर्ड इन कोटिलिडन्स, ठीक है ना। क्लियर, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर, अगर हम ब्लैक पेपर की बात करते हैं, ठीक है ना, बीट की बात करते हैं, इनके पास में बेटा जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस भी बचा होता है, ठीक है ना, इन सीड्स के पास में न्यूसेलस भी बचा होता है। दिस रेजिडुअल पर्सिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड, इस टाइप के सीड्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के सीड्स को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है ना, इन टाइप के सीड्स को पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और जो न्यूसेलस बचा हुआ है, सीड्स फॉर्म हो गया, एक मैच्योर सीड बन गया है, उसके पास में अभी भी न्यूसेलस है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। इस टाइप के सीड्स को पेरिस्पर्मिक सीड, और उस न्यूसेलस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ और ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है एल्यूरोन लेयर। तो एल्यूरोन लेयर क्या होता है, देखो बेटा, ये एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जो कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना, एंडोस्पर्म का ही पार्ट है और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम भी बेटा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद में एक और ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ये क्या है, ऑब्चुरेटर। ऑब्चुरेटर क्या होता है, मतलब ये एक टाइप की आउट ग्रोथ होती है, ठीक है ना, आउट ग्रोथ है जहाँ जो कि या तो प्लेसेंटा से कोई आउट ग्रोथ निकल रही है या फिर कभी कभी फ्यूनिकुलस से आउट ग्रोथ निकल रही है, ठीक है ना। ओवरी के अंदर होती है, जो कि जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और वो जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन की तरफ आ रही है, थोड़ा सा उसको गाइड करने में हेल्प करती है एक तरीके से, ठीक है ना, इतना हमें याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था वो है पेरिस्पर्म। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 110, एल्यूरोन लेयर टेक्स पार्ट इन, देखो जो एल्यूरोन लेयर होती है, सबसे पहले ये किसमें हेल्प करती है, सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये सीड के जर्मिनेशन में कैसे हेल्प करती है, इसके पास में कई सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ठीक है ना। ये एंजाइम्स जो स्टोर फूड है उसका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना, जिससे फिर एम्ब्रियो को ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये सब मिलेगा, तब उसमें डेवलपमेंट होगा, आगे फर्दर उसमें जर्मिनेशन होगी, ठीक है ना। तो उस इसीलिए यहाँ पे एल्यूरोन लेयर टेक पार्ट इन एंजाइम सिंथेसिस, ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, एंजाइम सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग जर्मिनेशन माइक्रोपाइल ऑफ सीड टेक्स पार्ट इन, जो माइक्रोपाइल वाला रीजन होता है, सीड के अंदर जो माइक्रोपाइल वाला रीजन होता है, जर्मिनेशन के टाइम पे इसका क्या रोल है, ठीक है ना। देखो बेटा, इसी इसी पॉइंट से सीड के अंदर वाटर और ऑक्सीजन एंटर करता है, ठीक है, इसी पॉइंट से सीड के अंदर वाटर और ऑक्सीजन एंटर करता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच आर द एक्सटर्नल कंडीशन रिक्वायर फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए एक्सटर्नल कंडीशन क्या क्या है, क्या क्या चाहिए, देखो उसको चाहिए ऑक्सीजन, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है ना, और सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, ये तीनों चीजें मिलती हैं तो सीड जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, सीड डोरमेंसी अलाउज द प्लांट टू, जो सीड डोरमेंसी होती है, सीड डोरमेंसी प्लांट को क्या अलाउ कर रही है, टू ओवरकम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है ना, जब तक अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एन एग्जांपल ऑफ अ सीड विद एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कैरोनकल, ठीक है ना, एंड एन एग्जांपल ऑफ अ सीड विद एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड क्या है ये, कैरोनकल। कैरोनकल क्या होता है बेटा, मतलब ये एक माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ एक आउटग्रोथ बन जाती है, ठीक है ना, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ एक आउटग्रोथ फॉर्म हो जाती है, जिसको हम कैरोनकल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे सीड का एग्जाम्पल पूछा है जिसके अंदर हमें एंडोस्पर्म भी देखने को मिलता है, पेरिस्पर्म भी देखने को मिलता है, और कैरोनकल भी होता है उनके अंदर, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल है कैस्टर सीड, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय, सेकेंडरी न्यूक्लियस किससे फॉर्म होता है, तो जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनसे सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, विच प्लांट पार्ट हैज टू जनरेशन वन विद इन द अदर, प्लांट के कौन से पार्ट में दो जनरेशन होती है, वन विद इन द अदर, तो इसका एग्जांपल है सीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, देखो द स्टोरेज, इसमें पूछा है
देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट हमें बतानी है। द स्टोरेज टिश्यू ऑफ राइस एंड अदर सीरियल ग्रेन्स इज एंडोस्पर्म, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ मेज ग्रेन इज एल्यूरोन लेयर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज ग्रेन स्पेशली रिच इन प्रोटीन, बिल्कुल जो एल्यूरोन लेयर होती है वो प्रोटीन रिच होती है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड ओवरी into fruit does not proceed simultaneously, देखो यहाँ पे इसने लिख दिया does not proceed simultaneously, ठीक है ना। बट क्या होता है, ये simultaneously proceed करते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर नोट नहीं होता तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती, ठीक है ना। इसलिए नोट की वजह से स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर फिर हमारा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर भी नोट करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है ना। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है बेटा कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है नोट करेक्ट पूछा है, ठीक है ना। तो हम जैसे करेक्ट पढ़ा हमने उसको टिक लगा देते हैं, ऐसा हम जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तब ये हमारे से कुछ सिली मिस्टेक होती है, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्ट, नोट करेक्ट यानी कि एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई 10 to 15% मॉइस्चर ऑफ मास, यस बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है the seeds dormancy is the internal and innate inhibition of generation of normal or viable seeds, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। embryo in dormant seed shows higher rate of general metabolic rate, देखो बेटा embryo in dormant seed के अंदर जो एम्ब्रियो है उसके अंदर क्या हमें हाई मेटाबॉलिक रेट दिखाई देता है, नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई, ठीक है ना। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे तो लो मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ डोरमेंसी सीड रिमेन वाइबल फॉर लॉन्गर पीरियड एंड कैन बी स्टोर्ड, ठीक है ना। डोरमेंसी की वजह से ही हम सीड्स को स्टोर कर सकते हैं, लंबे टाइम तक ये वाइबल रह सकते हैं, ठीक है ना। मेटाबॉलिक रेट इनका काफी स्लो रहता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कुछ मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉलम 1 ओवरी, ओवरी से क्या बनता है बेटा, देखो ओवरी से फ्रूट बनता है, ठीक है ना। ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। अगर ओव्यूल की बात करते हैं तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। वोल ऑफ ओवरी को पेरिकार्प बोलते हैं, वोल ऑफ ओवरी को पेरिकार्प। फ्लैशी फ्रूट कौन से हैं यहाँ पे, गुआवा, ऑरेंज और मैंगो, ये फ्लैशी फ्रूट है, ठीक है ना। और ड्राई फ्रूट्स कोकोनट एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, ये ड्राई फ्रूट है, ठीक है। अब मैच करो इसमें आंसर कौन सा होगा, ठीक है। ए का है हमारा फिफ्थ, ए का फिफ्थ है, और बी का फोर्थ, वॉल ऑफ ओवरी सी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ओके। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, which of the following will lose its economic value fruits are produced through parthenocarpy, देखो बेटा अगर हम कुछ इनमें से कौन से यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के एग्जांपल दिए हैं, सिट्रस, बनाना, ग्रेप्स और पोमीग्रेनेट, ठीक है। इनमें से कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं, कौन सा फ्रूट ऐसा है जिसमें अगर हम पार्थेनोकार्पी करें, पार्थेनोकार्पी यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर यहाँ पे हम फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा, तो उनमें सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। जब हम पार्थेनोकार्पी करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे फ्रूट्स बनते हैं बेटा, पार्थेनोकार्पी के थ्रू जो फ्रूट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं, ठीक है ना। उनमें सीड्स नहीं होते, ठीक है ना। चलो ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स जिनमें हम सीड्स को ही खाते हैं, ठीक है ना। ऐसे फ्रूट्स जिनमें हम सीड्स को ही एज अ फ्रूट ले रहे हैं, तो जैसे कि पोमीग्रेनेट में जो सीड की जो आउटर लेयर होती है वही फ्लैशी होती है, ठीक है ना। उसी इसमें जो हम पार्ट खाते हैं उसको हम एरिल बोलते हैं, ठीक है। अगर सीड्स का ही फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर इनमें पार्थेनोकार्पी कर देंगे, सीड का ही फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर हम पोमीग्रेनेट में खाएंगे क्या, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात बेटा, ठीक है। इसीलिए अगर हम ये इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पे पोमीग्रेनेट में ये सक्सेसफुल नहीं है पार्थेनोकार्पी, बाकी ग्रेप्स, बनाना और सिट्रस इनमें हम पार्थेनोकार्पी करते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोस्ट प्लांट्स in most plants the fruits develop from the ovary, other plants degenerate and fall off, such fruits are called, मतलब कि इसमें पूछा है जो फ्रूट्स डेवलप हो रहे हैं वो ओवरी से हो रहे हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट यहाँ पे डीजनरेट कर जा रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के फ्रूट्स को ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। देखो बेटा जो फ्रूट्स ओवरी से डेवलप होते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। और ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी या ओवरी के अलावा कुछ और फ्रूट फ्लावर के कुछ और पार्ट जो है उसमें फ्रूट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस टाइप के फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फॉल्स फ्रूट के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो फॉल्स फ्रूट है इसमें थैलेमस रोल प्ले कर रहा है, थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी फ्रूट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो ऐसा हमें किसमें देखने को मिलता है, एप्पल के अंदर भी, पियर के अंदर भी, स्ट्रॉबेरी में, कैश्यू नट में, ठीक है ना। यानी कि ये ऑल, ये सभी के सभी कैसे हैं बेटा, फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर
करेक्ट है, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी कि सीडलेस फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, यस स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे क्या पूछा, इसने करेक्ट ही पूछा, ओके। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय हार्मोन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑक्सिन से हम पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं, ऑक्सिन का स्प्रे अगर हम कर दे तो। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is crucial for stage which of the following is crucial for storage of seeds to be used as food throughout the year and to raise crops in the next season, ठीक है। इसमें इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर सीड स्टोरेज, मतलब सीड स्टोरेज के लिए कौन सा, यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा पॉइंट बेस्ट है सीड स्टोरेज के लिए, ठीक है ना, ताकि हम इन सीड्स को थ्रू आउट द ईयर स्टोर करके रख सके और नेक्स्ट ईयर हम इन सीड से नेक्स्ट क्रॉप को भी रेज कर सकें, ठीक है ना। तो अबेंडेंट वाटर इन सीड्स नहीं, ये स्टेटमेंट ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर पानी के अंदर ज्यादा वाटर रहेगा तो जल्दी खराब हो जाएंगे, ठीक है। सीड्स लीस्ट अमाउंट ऑफ फूड इन सीड्स, ये स्टेटमेंट भी गलत, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्मस फूड इन ऑल सीड्स नहीं। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डिहाइड्रेशन होना चाहिए कि 10 to 15% वाटर ही उनके अंदर रहना चाहिए, 10 to 15% टोटल मास का 10 to 15% वाटर ही उन सीड्स के मैच्योर सीड के अंदर रहना चाहिए। और डोरमेंसी सीड क्या हो जाते हैं, डोरमेंट कंडीशन में होनी चाहिए, यानी कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिव बिल्कुल स्लो डाउन हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर इस टाइप के सीड्स को हम पूरा साल स्टोर करके रख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर हम उनसे एक नेक्स्ट सीजन की क्रॉप को भी रेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कोज ऑफ डोरमेंसी, द कोज ऑफ डोरमेंसी फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज presence of hormone, ऑक्सिन नहीं। जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड आर एडेप्टिवली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेंटेन डोरमेंसी, दे प्रोटेक्ट यंग प्लांट्स ड्यूरिंग वल्नरेबल स्टेज, दे स्टोर फूड फॉर यंग प्लांट्स एंड फैसिलिटेट डिस्पर्सल, तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वायबल सीड्स एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा इज ल्यूपाइन, ठीक है ना। फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा, ल्यूपाइन। ल्यूपाइन सबसे हमारा वर्ल्ड ओल्डेस्ट वायबल सीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, सम 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड्स ऑफ Phoenix dactylifera were discovered during archaeological excavation of King's Herod's Palace near Dead Sea, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। records of 10,000 year of dormancy of seed has been estimated in Lupinus arcticus, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, वर्ल्ड ओल्डेस्ट वायबल सीड ल्यूपिनस, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सीड्स इन ईच फ्रूट इन केस ऑफ ऑर्किड एंड सम पैरासाइट फॉर्म लाइक ओरोबैंके एंड स्ट्रिगा इज 1। देखो बेटा, इनमें क्या होता है, इन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ सीड इन ईच फ्रूट इज 1। 1 नहीं होता, इनके एक फ्रूट में बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है, मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके बेटा, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।